हेलो फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेक्चर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पावर सेक्टर को देखेंगे और ट्राई करेंगे उसको फिनिश करने का। तो पावर सेक्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। ठीक है। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है उसका जो लेटेस्ट डेटा मैं आपको दे देता हूँ और थोड़ा ध्यान रखें। उसमें सबसे पहले है कि कोल से कितना हो रहा है। कोल है 205 गीगावाट। ये आपको मैं अप्रैल 2023 का मिनिस्ट्री ऑफ पावर का डेटा बता रहा हूँ। 205 गीगावाट कोल हो गया। और रिन्यूएबल्स में देख लेते हैं। रिन्यूएबल्स का मैं ग्रीन से बना देता हूँ। तो सोलर है 67 गीगावाट, विंड है 43 गीगावाट, हाइड्रो यहाँ इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिए। 47 गीगावाट टोटल जो रिन्यूएबल्स हैं वो है 173 गीगावाट। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हमारा आज के समय में उसका 41.4% है रिन्यूएबल से। और कोल से कितना हो रहा है? 49%। तो कोल से अभी भी हम लोग इंस्टॉल्ड पावर जो है जनरेशन कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी में कोल का 49% है। लेकिन जो पावर जनरेशन हो रहा है उसमें कोल अभी 73% यूटिलाइज हो रहा है। ये से कंफ्यूज मत होइएगा ये डेटा से। कहीं 43% आपको कहीं 49% दिखे, कहीं 73%। तो इसमें आप समझिए जो जनरेशन कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है, क्योंकि सोलर वगैरह काफी बढ़ गया उसका कैपेसिटी, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन उससे हो नहीं रहा है, बट उसकी कैपेसिटी चूंकि बढ़ गई है तो इसलिए यहाँ पे कोल का जो शेयर है वो घट के 49% है। बट अभी एक्चुअल प्रोडक्शन का अगर हम लोग देखेंगे, एक्चुअल जनरेशन में उसका जो वेटेज देखेंगे कोल का, तो वो 73% है। ठीक है, ये एक तो एक बात हो गई। और ये भी सोलर और विंड और ये सारी चीजें हैं। और कोल बेस्ड इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी टू रीच 330, अभी 205 है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 2040 तक। ठीक है। और एफडीआई पावर सेक्टर में $16 बिलियन के करीब है। एफडीआई अब देखेंगे रेलवे से लेके हर एक सेक्टर में देखेंगे तो इसी तरीके से 2000 से 2021 के ही रेंज में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो $16 बिलियन है 2000 टू 2021। और शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स जो है एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर एंड लार्ज हाइड्रो 11.8% है प्रोडक्शन में। खैर अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 73% हम लोग कोल वाला बस डेटा याद रखते हैं अभी के लिए। और ये जनरेशन के लिए 49, कैपेसिटी के लिए 49%, और जनरेशन, एक्चुअल जनरेशन में 73%, इतना हम लोग ध्यान देते हैं। और अभी एक और ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स है कि 227 गीगावाट कैपेसिटी इन रिन्यूएबल बाई 2022। ये पहले का था। खैर, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट बाई 2030। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, ऑन डिमांड एक्सेस, मतलब क्वालिटी भी इसमें आप ऐड कर दीजिए। क्वालिटी है, रिलायबल है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल है, ऑन डिमांड है। डाइवर्सिफाइंग सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी, एटीएनसी लॉसेज को घटाएंगे। ठीक है। और इसी कंटेक्स्ट में एक और चीज़ है, जरा आप उसको नोट कर सकते हैं, एटलीस्ट ध्यान दे सकते हैं। सेंट्रल एनर्जी अथॉरिटी का नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 से 27 के बीच में उसको क्या कर, इसकी जो टारगेट क्या है, तो कोल शेयर को क्या करना है। कोल शेयर को अभी कितना है? 73%। उसको 2030 तक कितना घटा के ले जाना है? 55% 2030 तक। आज मान लेते हैं 2023 में 73%, उसको 55% लेके जाना है। और कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल को बढ़ा के 62% पे ले जाना। करेंटली 41.4 है जो जनरेशन कैपेसिटी है नॉन फॉसिल, अभी 41.4% है, उसको बढ़ा के 62% ले जाना 2030 तक। ये कुछ लक्ष्य है उसके। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, एटीएनसी लॉसेस को घटाना है, डाइवर्सिफाई, ये सारी चीजें तो हमने, और ऑब्जेक्टिव्स थे तो हमने करीब करीब देख लिया। तो ऑब्जेक्टिव में अब सीए के ये 2 पॉइंट डाल सकते हैं। कोल शेयर को घटाना है, नॉन फॉसिल को बढ़ाना है, रिन्यूएबल को 2030 तक 500 गीगावाट कर देना है, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑन डिमांड, एक्सेसिबल, डाइवर्सिफाइंग, एटीएनसी लॉसेस घटाना है, डिस्कॉम का हेल्थ वगैरह सही करना है। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स पावर सेक्टर के।
इश्यूज अभी हम लोग अच्छे से इन डिटेल देखेंगे। तो पहला है डिस्कॉम में है लॉसेस अभी क्या है, 90,000 करोड़ है 2021 में। तो क्यों होता है इतना लॉस? तो एक तो है लीगेसी भी है, लीगेसी डेब्ट कह सकते हैं हम उसको। और क्या इश्यूज हैं? एक गैप है, क्या किसमें गैप है? एसीएस में और एआरआर में। एसीएस है एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई पर यूनिट, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सप्लाई, और एक्चुअल एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड। तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सप्लाई ज्यादा है और रेवेन्यू जो रियलाइज हो रहा है वो कम हो रहा है। दिस इज मोर एंड दिस इज लेस, इसलिए वो गैप है, उसी गैप को ब्रिज करना, अनलेस वो लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स लॉस में रहेंगे हमेशा ही। एटीएनसी लॉसेज जो हैं, एटीएनसी वो हम लोग को देख लेना है 2021-22 में 22.3% है, 20-21 में, अकॉर्डिंग टू पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और डेवलप्ड कंट्रीज में कितना होता है? 6 से 11% ही होता है। तो एक एटीएनसी लॉसेज वाला भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीगेसी डेट है 90,000 करोड़ का, एसीएस एआरआर का गैप है। उसके बाद इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो सफिशिएंट नहीं, जितना हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या डिजायर कर रहे हैं 78%, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। हाई लैंड लॉसेज ड्यू टू जोग्राफिकल एंड अंडर इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिको इकोनॉमिक लॉसेज जैसे कि सब्सिडीज वगैरह ये सारी चीजें हैं। ग्रिड कंस्ट्रेंट, थेफ्ट, पावर कट, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, हाई टैरिफ। उसके अलावा हम लोग जानते हैं लोड शेडिंग की समस्या होती है। थर्मल पावर प्लांट, कोल शॉर्टेज, ठीक है। एजिंग पावर प्लांट्स, या जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर होता है वो डिसरप्ट होता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ये सारे पावर सेक्टर जो है उसके कॉन्स्टेंट्स हमने देख लिए। तो अभी स्कीम्स क्या चल रहा है? सोवरिन ग्रीन बॉन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू एनर्जी, ईएसएस है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उसको इंफ्रा स्टेटस दे दीजिए। ग्रिड स्केल बैटर सिस्टम कितना चाहिए? सीईए क्या कहता है? अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, 27%, 27 गीगावाट का हमें सिस्टम डेवलप करना है बाई 2030 पर। वो मैं अभी देख के मैं फिर से आपको एक बार बता दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, या अभी चेक कर लेना उस चीज को। हाँ, तो हम लोग पीएलआई का है, 100% एफडीआई है, दीनदयाल डीडीयू जी जे वाई, उज्जवल डिस्कॉम है, आईपीडीएस है, सौभाग्य है, नेशनल स्मार्ट ग्रिड, रूफ टॉप सोलर है, और एनएम ट्रिपल ई है, एनर्जी इफिशियंसी, कुसुम है, एनएपीसीसी है, माहिर। 100% एफडीआई हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो अभी 2000 से 2022 के बीच में कितना है डॉलर? 16 बिलियन हमने यहाँ भी देखा था पर। हाँ, 16 बिलियन। और उसके लिए क्या करना है? अभी डिस्कॉम का रिवेन्यू कैसे ठीक करना है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, स्टाफ कैपेसिटी, रिवेन्यू कलेक्शन कैपेसिटी, फिस्कल हेडरूम टू सब्सिडी रिडक्शन, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट ड्यूज, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिड्यूस टैरिफ रिवीजन, और मोनेटाइजेशन करना है उसमें। पीपीपी कम्पिटिटिव, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, और जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक के बीच में, इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज करना है या रेशनलाइज करना है, सब्सिडी रिफॉर्म करना है, डीबीटी लेके आना, कोल सप्लाई के शॉर्टेज के से जो डिसरप्शन होता है उसको ठीक करना है, इंटर वाटर डिस्प्यूट्स जो उसको रिजॉल्व करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक को ठीक रखना है। और हम लोग देखते चलेंगे आगे कि और क्या किया जा सकता है। तो फिलहाल अगर मैक्रो प्रश्न आता है पावर सेक्टर पे तो इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल नेटवर्क एक्सेस।
तो अभी CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, CERC, वो लेके आई है ड्राफ्ट कनेक्टिविटी एंड जनरल नेटवर्क एक्सेस टू इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ISTS उसको हम लोग शॉर्ट में करें, रेगुलेशन 2021। तो मतलब कनेक्टिविटी एंड जनरल नेटवर्क एक्सेस टू इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, ISTS है, उसको हम लोग जनरल नेटवर्क एक्सेस चाह रहे हैं। उसमें फ्रेजेस हो सकते हैं, ओपन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस देना है, वन नेशन वन ग्रिड। तो अब उसमें हो क्या रहा है, तो जैसे कौन से एंटिटीज के लिए बना हुआ है ये समझना जरूरी है। जनरेटिंग स्टेशन, कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या रिन्यूएबल पावर पार्क डेवलपर। तो इसमें है कि उनको ग्रिड कनेक्टिविटी मिल जाए, उनको अलग से अपना ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनाना पड़े, अलग एग्रीमेंट नहीं करना पड़े। वो वहाँ पे बेनिफिट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें उनको ओपन और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस मिल सके। ये है आपका जनरल नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें एक दो चीज़ें और, अगर डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन हुआ तो उसमें क्या होगा, उसके लिए अगर स्पेशल बनाना है तो ऑब्वियसली उसका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ O&M कॉस्ट वो उसको बियर करना पड़ेगा। ऐसा एंटिटी, मतलब ऐसा जो जनरेटिंग स्टेशन है उसको O&M कॉस्ट बियर करना होगा, और उसके लिए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन अगर पहले से गुजर रही है या पहले से है वहाँ पे, तो उसको ओपन और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस दिया जाएगा, वन नेशन वन ग्रिड के तहत या जनरल नेटवर्क एक्सेस के तहत। तो उसका बेनिफिट होगा पावर जनरेटर को कि उनको सप्लाई के ऊपर नहीं फोकस करना, उनको सिर्फ हाउ प्रोड्यूसिंग पावर पे फोकस करना है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि कंज्यूमर डिस्कॉम होते हैं, उनको भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कहाँ से सप्लाई आ रही है या किस एनर्जी सोर्स से। और उसमें जो समस्याएं अभी प्रेजेंट जो समस्याएं हैं, जैसे पावर इवैक्यूएशन की समस्या है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इज हैम्पर्ड बाय ट्रांसमिशन कॉन्स्ट्रेंट इन रिन्यूएबल रिच स्टेट्स। तो इसमें ये रिन्यूएबल एनर्जी को एक इम्पेटस मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, और इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन सेगमेंट होगा। ठीक है, अगर और इश्यूज अगर लोग देख लेते हैं तो वही है, सप्लाई वेरिएबिलिटी और बढ़ जाती है उसमें, डिमांड वेरिएबिलिटी है ही, सप्लाई वेरिएबिलिटी भी हो जाएगी, फोरकास्ट डिमांड करने में कठिनाई है, इमर्जिंग एरिया ऑफ डिमांड, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कुकिंग is likely to increase demand uncertainty and variability in consumer choice. State discom find it challenging to assess the number of open access customers that may source power from outside the state, thereby impacting accurate assessment of GNA requirements. तो इसमें कुछ समस्याएं बट ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसका बेनिफिट ही है, वन नेशन वन ग्रिड है। और इसमें ये देख लेना है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय जनरेटिंग कंपनीज केयर मस्ट बी टेकन दैट एडिशनल एक्सपेंडिचर इज नॉट पास्ड ऑन टू बेनिफिशियरीज। तो वो तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जीएनए, इसमें ज्यादा हम लोग को एनर्जी नहीं लगाना है। अगला हम लोग को देख लेना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम, पुरानी स्कीम है बट हम लोग देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में। तो क्या है, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है और डिस्कॉम को रिवाइव करने के लिए। तो स्टेट्स का क्या था, 75% जो उनका डेट था वो स्टेट टेक ले लेंगी, और 25% डेप्ट को बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। उससे क्या हो जाएगा, अभी रिवेन्यू साइड इफिशियंसी बढ़ जाएगी डिस्कॉम्स की रिवेन्यू इफिशियंसी बढ़ जाएगी। कैसे, पहले बहुत सारा उनका जो रिवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था, तो अभी वो इंटरेस्ट कॉस्ट में चला जाता, वो बचेगा। दूसरी बात कि उनको सर्टेन पैरामीटर्स दिया जाएगा, उनका गवर्नेंस और डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेहतर बनाया जाएगा। और कस्टमर्स को क्या फ़ायदा है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, रिलायबल पावर 24/7 उनको मिलेगा। और कई प्रकार के रिफॉर्म आ रहे हैं उसमें, जैसे जो जनरेटर्स हैं, ट्रांसमीटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, और इफिशियंसी के सेंस में भी।
तो अगर ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं हम लोग उदय स्कीम के, तो ये है कि 22% से 15% लेके आना था किसको, एटीएमसी लॉस को। ऑपरेशनल इफिशियंसी लाने के लिए क्या था, स्मार्ट मीटर और ट्रांसफॉर्मेशन को अपग्रेड करने की बात कही गई। एनर्जी इफिशियंसी जैसे एलईडी बल्ब, पावर परचेज टू ट्रांसपेरेंट कम्पिटिटिव बिडिंग, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन को कंप्लीट करने की बात कही गई। डोमेस्टिक कोल की सप्लाई को बढ़ाना है और कोल प्राइस को रेशनलाइज करना, तो इस तरह का उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया। कंप्लीट जो रिजुविनेशन ऑफ द डिस्कॉम्स के लिए। लेकिन इश्यूज क्या है, अभी कुछ समय हो गया, 8-10 साल हो गए इस स्कीम को आए हुआ, 8 साल हो गया, बट स्टिल जो एटीएनसी है अभी भी हाई है। और सिर्फ 7 स्टेट है जिन्होंने अपना जो लक्ष्य था 15% को, क्या उसको पूरा किया है। और कुछ कुछ स्टेट में तो अभी भी 40% एटीएनसी लॉस है। और राइजिंग शेयर ऑफ जो रिन्यूएबल्स है इन द पावर मिक्स, उससे क्या हो रहा है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई बढ़ रही है। हम लोग जानते हैं आरपीओ होता है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, उसके कारण कॉस्ट ऑफ सप्लाई बढ़ते जा रही है। लॉस मेकिंग बॉन्ड फॉर द एफआईज, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए जो बॉन्ड्स हैं वो लॉस भी हो रहा है उसमें। ओनस ऑन स्टेट टू डील विद सिचुएशन फर्दर स्टेट्स फाइनेंस है, जैसे कि स्टेट को 75% उनका डेट ले लेना था, तो स्टेट के फाइनेंसेस ऑलरेडी खराब हमने इकोनॉमी में देखा है या देखेंगे, तो वो और भी स्थिति और खराब हो जाएगी स्टेट के फाइनेंसेस की। डेप्ट नॉन पेमेंट, तो जो भी ये डिस्कॉम्स किसको पे करते हैं पावर परचेज करने के बाद, जो जनरेटर्स को, तो उन्होंने नहीं पे किया, उसके कारण 21,000 मेगावाट प्राइवेट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, प्राइवेट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जिनका 21,000 मेगावाट, 21 गीगावाट जिनका जनरेशन कैपेसिटी है, वो अंडर स्ट्रेस है। हो सकता है कि वो बंद पड़ जाए क्योंकि उनका जो बकाया नहीं दिया जा रहा है डिस्कॉम्स के द्वारा। तो अभी क्या करना है, उसको गवर्नेंस को बेहतर करना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म करना है, टैरिफ को रेशनलाइज कीजिए, मतलब ग्रेजुअली टैरिफ को इंक्रीज कीजिए रेदर देन कि पॉलिटिकल आप उसको बना के उसको आप और लॉस मेकिंग डिस्कॉम्स को कर रहे हैं। और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट, टेक्निकल सॉल्यूशंस ढूंढिए एआई वगैरह के फील्ड में, वर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेट उदय विथ मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, और थेफ्ट वगैरह वगैरह की स्थिति में, बिजली चोरी की स्थिति में स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और अभी दूसरे एक विजन के 2021 वाले में एक 156 पेज नंबर पे एक टॉपिक अभी वो हम लोग करेंगे, दैट इज रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म है, मोटा मोटी ये बात है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एटीएनसी लॉसेज को 12 से 15%, तो उदय में कितना था, 15 था। और अभी क्या हो गया है, जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, दैट इज रिफॉर्म बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड, ठीक है। तो उसमें इसको 12 से 15% एटीएनसी को लेके चलना पैन इंडिया लेवल पे। एसीएस एआरआर गैप को जीरो कर देना, मतलब कि जो गैप है, जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई और रेवेन्यू रियलाइज, उसको जीरो कर देना है। क्वालिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ये कर देना है। फाइनेंशियली सस्टेनेबल, ऑपरेशनली एफिशिएंट और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज फॉर मॉडर्न डिस्कॉम, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। और एम ऑफ द स्कीम क्या है इसमें, टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग में उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, ₹900 और 15% विच एवर इज लोअर। और ऐसे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू डिस्कॉम विल बी 60% ऑफ द अप्रूव्ड कॉस्ट। तो ये भी हमने देख लिया कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है डिस्कॉम्स को उनके सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन इश्यूज अभी भी है, लीगेसी डेट है, एटीएनसी लॉस, और यूएस यूके में 6 से 7%, इंडिया में 22%, बिलिंग इश्यूज हैं, पावर थेफ्ट है। और टैरिफ से रिलेटेड क्या क्या समस्या है, लैक ऑफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ, डिस्टॉर्टेड क्रॉस सब्सिडी। क्रॉस सब्सिडी किसको दिया जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक में क्रॉस सब्सिडाइज हो रहा है।
एब्सेंस ऑफ टैरिफ हाइक, स्टेट मोनोपोली इन डिस्कॉम सेक्टर, तो चॉइसेस कम है, डिले इन सब्सिडी इन अदर पेमेंट डिसबर्सल, लोअर डिमांड ड्यूरिंग पैंडेमिक, अदर लॉसेज। तो उसके लिए करना क्या क्या होगा, इम्प्रूव डिस्कॉम रेवेन्यू थ्रू परफॉर्मेंस पीएलआई फॉर डिस्कॉम स्टाफ, ठीक है, ऑनलाइन एंड टाइमली बिल पेमेंट, तो ई गवर्नेंस हो गया, एनहेंस स्टाफ कैपेसिटी, इन्वेस्टिंग इन बिल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी एंगेजमेंट टू एड्रेस नॉन पेमेंट, तो यानी कि नजिंग या बिहेवियरल चेंज इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मतलब लोग अपना पेमेंट करें। स्टाफ की कैपेसिटी जो बिलिंग और कलेक्शन हो उसमें बेहतर कलेक्शन हो पाए। ऑनलाइन टाइमली इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगर एक टाइमली करने पे कुछ रिबेट दे सकते हैं, इस तरह से हम लोग नज कर सकते हैं। पीएलआई है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, नॉट प्रोडक्शन, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, डिस्कॉम स्टाफ को जो तो उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। फिजिकल हेडरूम टू सब्सिडी रिडक्शन, तो डीबीटी मॉडल एपी आंध्र प्रदेश वगैरह में आया है। टारगेटिंग और सब्सिडी डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर, गवर्नमेंट ड्यूज को कैसे कम कर सकते हैं, टाइम बाउंड प्लानिंग टू क्लियर पेंडिंग ड्यूज, मैंडेटरी नॉन ड्यू सर्टिफिकेट फॉर स्टेट डिपार्टमेंट टू अवॉइड ड्यूज बिल्डअप, जो भी स्टेट डिपार्टमेंट हो उसको टाइमली अपने ड्यूज की पेमेंट करें, डिस्काउंट का, रेगुलर टैरिफ रिवीजन एंड ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 और एक रूल्स भी देखेंगे और बिल भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और फाइनल फिर टॉपिक होगा हमारे एनर्जी एफिशिएंसी पे, हम लोग इसी लेक्चर में सारा खत्म कर लेंगे। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आईएस बाबा पे बेहतर है। तो इसमें देखिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को अमेंड कर रहा है और उसके कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे। तो उसमें है क्या, मल्टीपल डिस्कॉम इन द सेम एरिया, तो एक तरह से मोबाइल की तरह होगा कि मोबाइल में हमारा क्या है कि नेटवर्क एयरटेल का भी अवेलेबल है, जियो का भी, हम लोग किसी से भी सर्विस ले सकते हैं। उसी तरह से बिजली में भी ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में सिर्फ एक ही डिस्कॉम है, वहाँ पे आपके मल्टीपल डिस्कॉम है, आप जिससे चाहें उससे बिजली ले सकते हैं। ये बेनिफिट होगा। तो मेन यही है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 2022 आ रहा है। उससे बेनिफिट क्या होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इश्यूज क्या है। बेनिफिट यही है कि चॉइस टू कंज्यूमर है या रिलायबल है, कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें हैं। और नॉन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस है, और ग्रेडेड रिवीजन इन टैरिफ हो सकेगा, मैक्सिमम सीलिंग और मिनिमम सीलिंग भी लग सकेगा कि प्रेडेटरी प्राइसिंग ना हो सके। और क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड हो गया, तो कुछ कीवर्ड वगैरह यूज कर लेंगे हम लोग। और SCRC है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, वो स्पेसिफाई करेंगे आरपीओ फॉर डिस्कॉम्स, परचेज ऑब्लिगेशन है वो डिस्कॉम्स के, वो SCRC। तो इसमें इश्यूज क्या है, पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट में है तो फेडरलिज्म इश्यूज है। तो इट फेवर्स प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर क्या करेंगे कि जहाँ पे लोग बिजली का बिल पे करते हैं या हाई इंडस्ट्रियल या हाई डिमांड है, वहीं पे वो अपना प्रेजेंस रखेंगे। और देखो सरकार को तो यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन होता है, तो उनको तो हर जगह रहना पड़ेगा। सरकारी जो डिस्कॉम्स हैं तो प्राइवेट यहाँ पे बाजी मार जाएंगे, उनको बेनिफिट नहीं होंगे और अल्टीमेटली वो लॉस में जाते जाएंगे जो सरकारी डिस्कॉम है। कैन लीड टू मोनोपोली। एंड इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी माइट बी डन अवे विद, ऐसा फियर हो सकता है। और क्वालिटी प्राइस पे उसका कोई इफेक्ट ना हो, ये भी संभव है। और यूके में जब ऐसा एक स्कीम आया था तो वहाँ के ऑडिटर्स का एक रिपोर्ट आया, उसमें ऐसा माना गया कि ऐसे मॉडल से कंज्यूमर्स पे ही अल्टीमेटली बर्डन बढ़ा और उन्हें 2.6 बिलियन पाउंड एक्सेस में पेमेंट करना पड़ा। कुछ बेनिफिट है, वही ओपन एक्सेस है, कंपटीशन एफिशिएंट है, क्वालिटी बढ़ेगा, प्रोमोट रिन्यूएबल एनर्जी, मैंडेटरी फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम मिनिमम टैरिफ, इससे प्रेडेटरी प्राइसिंग कर्व होगी, ensure graded and timely tariff revision, ensure power generator get paid on time, क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड। इसमें क्या होगा कि जो करंट सब्सिडी मैकेनिज्म है वो मेंटेन्ड रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, डिसरप्ट नहीं होगा। क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड भी एक इसमें बनाया जा रहा है।
तो हमने इसके जो भी प्रोविजंस है इलेक्ट्रिसिटी बिल को देख लिया। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स पे हम लोग आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत ही है। इसमें क्या है कि इन सिटीजन्स को एम्पावर करने की बात करें, राइट बेस्ड कंटिन्यूअस सप्लाई क्वालिटी रिलायबल पावर, और इसमें डिस्कॉम्स को अकाउंटेबल बनाने की बात है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एक तरह से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कस्टमर्स को बेहतर मतलब सर्विस मिल सके, जैसे कि लो कॉस्ट हो, लो एनर्जी कॉस्ट भी हो, और पावर भी काफ़ी रिलायबल हो, फ्लक्चुएशंस कम हो, जिससे कि अप्लायंसेस डैमेज ना हो सके। इसमें भी कुछ इश्यूज हैं, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं। एक है ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो इसमें फोरम बना हुआ है, वो उसका हेड है वो डिस्कॉम के ऑफिसर है। तो वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो हेड है वो डिस्कॉम के ही एक ऑफिसर है, और उसमें इफेक्टिव इन्फोर्समेंट का प्रॉपर मैकेनिज्म भी नहीं है, कैसे उसको इन्फोर्स कराया जाएगा। और इसमें वे फॉरवर्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि जो आईईसी और अवेयरनेस, बिजली के संबंध में इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाया जाए, और टेक्नोलॉजी का यूज हो, एआई बिग डेटा वगैरह का, और ग्रीवेंस रिड्रेसल पे भी हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बता सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स अलग है, ये ध्यान देंगे, फिर से हम रिट्रेट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब है कि ओपन एक्सेस नॉन डिस्क्रिमिनेटरी दे रहे हैं हम, नेटवर्क दे रहे हैं, और एक एरिया में मल्टीपल डिस्कॉम्स हैं, लोगों को चॉइस मिल रही है कि अपने पसंद का लें, और उससे इफिशियंसी और रिलायबिलिटी क्वालिटी ये सब चीज़ बढ़ने की संभावना है। कुछ समस्याएं तो हम लोग देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है। और फाइनली अब हम लोग देख लेते हैं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस ये हमें ध्यान देना सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के तहत आया है, और उसमें बताया गया है कि बैटरी स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, और उसको बढ़ा के 51 गीगावाट बैटरी स्टोरेज चाहिए 2030 तक। 51 से 84 गीगावाट की आवश्यकता है। और इंक्रीज इन पीएलएफ होता है, प्लांट लोड फैक्टर ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांट, 55% से उसे बढ़ा के 62% तक ले जाना है। और फंडिंग फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, तो 2022 से 27 के बीच में 14.30 लाख करोड़, यानी कि 14 ट्रिलियन रुपीज उसको खर्च करने पड़ेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैटरी एनर्जी सिस्टम बनाना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है लाख करोड़ में, 14.30 लाख करोड़ खर्च करना है। फाइनल टॉपिक है हमारा एनर्जी इफिशियंसी। तो उसमें हम लोग कुछ कीवर्ड कभी नहीं मिस करेंगे। एक हो गया बीई, ठीक है, बोर्ड फॉर एनर्जी इफिशियंसी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। फिर SEEI, ठीक है, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, उसमें रैंकिंग निकलती है। नेट जीरो में जाना है, ये भी हमें पता है। एनर्जी इफिशियंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, EEFP, ठीक है, फाइनेंसिंग वो देख रहे हैं। फिजिकल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर एनर्जी इफिशियंसी, कौन से स्कीम से मिल रहा है, अभी हमने जस्ट उसको देखा था, उदय स्कीम से मिल रहा है। उसका नेशनल मिशन ऑन एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें अब स्कीम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी इफिशियंसी में, वो एनर्जी इफिशियंसी अगर हम लोग देखें, तो कहीं कोई साइट पे खोल के मैं आपको थोड़ा बेसिक्स में बता देना चाहता हूँ। तो उसमें स्कीम्स हैं, जैसे एक पैट स्कीम है। पैट है मैंडेटरी एनर्जी सेविंग टारगेट फॉर लार्ज यूनिट। तो जो लार्ज यूनिट है उन्हें हम मैंडेटरी एनर्जी सेविंग टारगेट दे रहे हैं, और उसमें ट्रेडेबल एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ESCs भी है। तो पैट स्कीम एक आप ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड लेबलिंग प्रोग्राम है, जिसमें जो भी अप्लायंसेज है उस पर स्टैंडर्डाइज लेबल वगैरह लगे रहेंगे, 5 स्टार है, 3 स्टार है, और इससे इन्फॉर्म्ड चॉइस भी हो पाएगा।
उजाला योजना हमें पता है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। म्युनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी ठीक है, डिमांड साइड को हम मैनेज कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को। 70% ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी। ये भी एक फिगर हम लोग ये प्रश्न में लिख सकते हैं या कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। सस्टेनेबल अभी सस्टेनेबल बिल्डिंग पे प्रश्न बन सकता है, तो सस्टेनेबल हैबिटेट बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021, इसमें क्या है, तो इको निवास संहिता, संहिता मतलब क्या होता है, कोड होता है, तो इको निवास मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से संबंधित हैबिटेशन, सस्टेनेबल हैबिटेशन, इको निवास संहिता 2021 दैट्स कोड। एंड एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म भी है, हैंडबुक ऑफ रेप्लिकेबल डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो हैंडबुक है जिसमें रेप्लिकेबल डिजाइन, हैंडबुक में बहुत सारे डिजाइन हैं और वैसे डिजाइन हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करेंगे, ऐसे वेब बेस्ड पोर्टल है। फिर निर्माण अवार्ड्स है, NEERMAN, निर्माण अवार्ड्स हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप नोट्स के साथ देखेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। और ट्रेनिंग ऑफ 15,000 आर्किटेक्ट इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ECBC। ECBC भी इसमें बिल्डिंग वाला जहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हो, तो ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 एंड ENS यानी कि इको निवास संहिता 2021। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी पे भी लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर GS3 का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम लोग एक दो लेक्चर्स इन्वेस्टमेंट पे कर लेंगे, उसके बाद हमारा इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।